हेलो 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 एंड वेलकम बैक। नमस्कार। तो एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण लाइव लेक्चर हमारा आज हो नहीं पाया, जिस वजह से मैंने इस सेशन को रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए आज के आज में अपलोड करवाने का डिसीजन लिया, ताकि आपकी जो रिदम है, आपकी जो कंटिन्यूटी है, वो ब्रेक ना हो। तो कल हम लोगों ने बात करी थी इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ की, कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म की, सुपरपोजिशन पे और इन सभी बातों पे कुछ अच्छे सवालों की। आज इसी डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे एग्जैक्ट एनसीईआरटी के फ्लो में। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के एप्लीकेशंस की, इलेक्ट्रिक फील्ड में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के क्वेश्चंस की, फ्लक्स की, और अगर समय मिला तो गॉसेस लॉ और उसके एप्लीकेशन की। ठीक है, तो देखते हैं हम कितना कर पाते हैं। लेट्स टेक द डिस्कशन अहेड। आप लोग इस लेक्चर की स्पीड को एडजस्ट करके भी देख सकते हैं, है ना। वैसे आइडियली मैं चाहूँगा कि आप इसी स्पीड पे देखें, बातों को सुने और मेरे साथ साथ लिखते चलें, ठीक है, अपनी भाषा में चीज़ों को। दैट वुड बी द आइडियल सिचुएशन। अब देखिए, हमें बात करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो सबसे पहले जैसे ही ये शब्द आता है फील्ड, वही एज यूजुअल मैं आपसे पूछूंगा कि भैया क्या मतलब होता है फील्ड का, और आप मुझे बताएंगे कि सर ये वो रीजन है जहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट का इन्फ्लुएंस ऑब्जर्व किया जा सकता है ना। फील्ड को हमने क्या कह दिया? फील्ड को हमने कह दिया कि द रीजन अराउंड अ चार्ज, एक चार्ज के आसपास का रीजन, द रीजन अराउंड अ चार्ज in which in which in which the influence can be observed, the influence can be observed, है ना। जहां पे कि आप उस चार्ज का इन्फ्लुएंस ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब चार्ज का इन्फ्लुएंस आप किस प्रकार से ऑब्जर्व करेंगे? आप इस प्रकार से ऑब्जर्व करेंगे कि मान लीजिए ये चार्ज है Q, लेट्स से ये चार्ज है Q। अब यदि इसके इर्द गिर्द आप किसी दूसरे चार्ज को प्लेस करते हैं, तो आपको ये मालूम है कि डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज, उस दूसरे चार्ज पे अट्रैक्शन भी लग सकता है और रिपल्शन भी लग सकता है ना। अब सवाल ये उठता है कि कितना अट्रैक्शन या कितना रिपल्शन लगेगा। ये डिपेंड करता है कि जो चार्ज यहां पे रखा गया है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, और ये जो आपने दूसरा चार्ज रखा है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, क्योंकि दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है ना। लेकिन अब ये तो बहुत ही सब्जेक्टिव बात हो गई कि अगर आप अलग अलग चार्जेस रखोगे यहां पे तो अलग अलग फोर्स आपको मिलेगा। हम ये पता करना चाह रहे हैं कि इस चार्ज की कितनी क्षमता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द अदर चार्ज। मतलब कि हम बातों को जनरलाइज करना चाह रहे हैं। तो हमने ये कहा कि जो सामने वाला चार्ज है ना, आप उसको कोई वैल्यू ना लेके, मतलब उसको आप 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम का चार्ज ना लेके एक फिक्स वैल्यू ले लो। व्हाट यू डू इज कि आप सामने वाले चार्ज को ले लो यूनिटी, ठीक है, 1 कूलम या तो 1 माइक्रो कूलम, इस प्रकार की यूनिट का आप यूनिट चार्ज ले लो उसको। तो यहां पे इस यूनिट चार्ज पे जो फोर्स एग्जर्ट होगा, यहां पे इस यूनिट चार्ज पे जो फोर्स एग्जर्ट होगा वही कहलाएगी फील्ड। फील्ड इज गोइंग टू बी फोर्स acting per unit charge, and the force experienced by a unit charge, that means न्यूटन पर कूलम। ये आ गई फील्ड की डेफिनेशन। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल सही बात है। अब अगर हम चर्चा करें कि फील्ड का नेचर क्या है, तो ये बिल्कुल ये बिल्कुल वही सारे प्रिंसिपल ओबे करता है जो हमने कूलम्स लॉ के लिए पढ़े। क्या मतलब है सर इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि यदि एक चार्ज मैंने ले लिया Q1, समझना, यदि मैंने एक चार्ज ले लिया Q1, मैं आपसे पूछूं कि बेटा इस पॉइंट पे Q1 के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो आप बोलोगे कि चलो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मैंने कह दिया पॉजिटिव है, तो ये रिपल्शन लगाएगा, जी हाँ लगाएगा। तो आप बोलोगे कि इसके कारण E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम कहेंगे हाँ है, और उसकी वैल्यू आप बताएंगे KQ1/R1 का स्क्वायर, है ना, फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट चार्ज। लेकिन अब मैंने क्या किया कि इसके इर्द गिर्द एक दूसरा चार्ज और लगा दिया, एक तीसरा चार्ज और लगा दिया, Q2 और Q3 हमने और लगा दिए इसके इर्द गिर्द। तो अब इसके ऊपर जो नेट फोर्स या नेट फील्ड लगेगी वो इन सभी चार्जेस के द्वारा लगने वाले नेट फील्ड का वेक्टर सम होगी, और यही कहलाता है सुपरपोजिशन, है ना, यही कहलाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो यहां पे भी आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करके क्या लिख देंगे? आप ये लिख देंगे कि जो ई नेट होगी दैट इज गोइंग टू बी E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 EN। हाँ या ना? हाँ जी बिल्कुल सही बात है।
एकदम 100% सत्य बात है ये तो। अब यदि मैं बात करूं कि मान लो आपके पास एक कंटिन्यूअस सिस्टम है और इस कंटिन्यूअस सिस्टम में आपने क्या किया, हर जगह पे यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, हर जगह पे यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब आप बताओ सेंटर पे नेट फील्ड कितनी होगी। या तो आप सिस्टम को कुछ ऐसा ले लो और इसमें पूरी चारों तरफ इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, बताओ सेंटर पे नेट फील्ड कितनी होगी। तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है, आप ये कहोगे कि सेंटर पे दोनों ही केसेस में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होगी। बोलो जरा हाँ या ना, टेल मी क्विकली यस और नो। हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों ही सिस्टम कैसे हैं, दोनों ही सिस्टम सिमेट्रिक हैं। दोनों ही सिस्टम्स कैसे हैं, दोनों ही सिस्टम्स सिमेट्रिक है ना। बिल्कुल जी। अब देखो इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि कंटीन्यूअस सिस्टम क्या होता है, कंटीन्यूअस सिस्टम क्या होता है, या तो कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो ये इस प्रकार की बॉडी होती है जिसपे के चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जैसे कि एक लीनियर बॉडी हो सकती है, एक एरिया वाली बॉडी हो सकती है, ठीक है, एक वॉल्यूम वाली बॉडी हो सकती है। मतलब आप चर्चा कर सकते हैं यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी की। आप एक स्टिक ले लीजिए और इस स्टिक पे पूरे पे जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ठीक है। इस पे चार्ज Q, इसकी लेंथ L, ठीक है। आपके पास एक सरफेस हो सकती है, इस पूरी सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ठीक है। आपके पास एक वॉल्यूम हो सकता है, इस पूरे वॉल्यूम पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग तीन प्रकार की चार्ज डेंसिटीज की चर्चा करेंगे। सर वो कौन कौन सी चार्ज डेंसिटीज होंगी? एक होगी लीनियर चार्ज डेंसिटी LCD, एक होगी एरियल या तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, लिख रहा हूं यहाँ पे, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, चार्ज एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, ठीक है, कूलम पर मीटर, सिग्मा चार्ज एक्टिंग पर यूनिट एरिया, रो चार्ज एक्टिंग पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट्स इनकी लिख देता हूं, कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर क्यूब, ठीक है। सीधी सी बात है, ठीक है जी। चलिए चर्चा बढ़ाते हैं आगे, चर्चा बढ़ाते हैं आगे। आप मुझे बताइए कि आपके पास यदि एक रिंग है, इस रिंग पे पूरे पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस रिंग पे पूरे पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। हाँ जी सर बिल्कुल है। मैं ना अब इसके एप्लीकेशंस क्वेश्चंस के थ्रू समझाऊंगा। और अगर मैं इसकी सरफेस से कुछ दूरी पे जाके खड़ा हो जाऊं, अगर मैं इसकी सरफेस से कुछ दूरी पे जाके खड़ा हो जाऊं, लेट से मैं इससे x डिस्टेंस पे खड़ा हो जाऊं, इसका रेडियस r है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, KQX अपॉन रूट ओवर नहीं, अपॉन R स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2, ठीक है। KQX अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो अगर मैं सेंटर पे बात करूं, अगर मैं इसके सेंटर पे चर्चा करूं, ठीक है, अगर मैं इसके सेंटर पे चर्चा करूं तो सेंटर पे क्या होता है, सेंटर पे x इक्वल टू 0 होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 आ जाएगी। देख लो इस x की वैल्यू 0 रख के, है ना, x की वैल्यू 0 रखने पे आ रही है। हाँ जी बिल्कुल आ रही है। कल मैंने रिवीजन सेशन में ये बात पूछी भी थी, आप में से कई लोगों ने जवाब भी दिया था। चलो अब इसकी कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर आगे की चर्चा करेंगे, ठीक है। पढ़ो जरा सवाल को क्या कह रहा है। पार्टिकल ऑफ मास 20 ग्राम्स एंड चार्ज -3 माइक्रोकूलम। चार्ज का वैल्यू दे रखा है, चार्ज का मास दे रखा है, मूविंग विद अ स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड, एंटर्स अ रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखी है इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। स्पीड ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 3 सेकेंड। मैं चाहूंगा कि आप पॉज कीजिए स्क्रीन को, ठीक है। आई वांट कि आप स्क्रीन को पॉज करें और इसका जवाब देने की कोशिश करें। आई होप कि आपने ऐसा किया, और अगर आपने ऐसा किया काफ़ी अच्छी बात है।
नाउ लेट्स सी के सवाल क्या कह रहा था। सवाल कह रहा था कि जो मास है दैट इज हाउ मच, दैट इज 20 ग्राम्स, और जो चार्ज है वो कितना है, चार्ज है -3 मिली कूलम का, और जो स्पीड है वो कितनी है, स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड, स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कितनी दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखी है 80 न्यूटन पर कूलम की। अब ये बोल रहा है स्पीड 3 सेकंड के बाद। अब देखो जिस डायरेक्शन में पार्टिकल चल रहा है अगर उस ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल चल रहा है अगर उस ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके ऊपर आगे की डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, और आप लोग लिख देंगे फोर्स कितना होगा, फोर्स इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ ई, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्यू ई बाय एम। ठीक है। और ये किस स्पीड पे चल रहा था, इनिशियली 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे चल रहा था, ये चल रहा था 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे। तो आप लिख देंगे v बराबर u प्लस ए इंटू टी, 40 प्लस एक्सेलरेशन जो कि है क्यू ई बाई एम, क्यू दे के रखा है कितना, -3 मीटर पर से मिली कूलम यानी कि 10 टू दी पावर -3, इलेक्ट्रिक फील्ड दे के रखी है 80 डिवाइडेड बाय मास दे के रखा है 20 इंटू 10 टू दी पावर -3। तो ये वैल्यू आपके सामने आ रही है 4, 4 3 12, तो 40 में से कितने गए, 12 गए। अच्छा टाइम 3 सेकंड दे के रखा है तो यहाँ पे 3 और मल्टीप्लाई होगा, है ना, सॉरी 3 मल्टीप्लाई होगा, टाइम मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने, इसमें पूरे में इंटू 3 भी मल्टीप्लाई करो, ए इंटू टी, हमने सिर्फ ए लिखा ही है तो इंटू 3, 3 भी लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो 9 इंटू 4 36, सो 40 माइनस 36 कितना होता है, ये होता है 4। ठीक है, ये होता है 4, सो 4 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। मैं साइड में हट रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, ये भूल जाओ कि ये रिकॉर्डेड सेशन है, आप लोगों को बिल्कुल पूरी ईमानदारी से करना है, मैं आपके सामने हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ। अगर आप मुझे टीचर मानते हैं तो आपको ये ऑनेस्टी रखनी है कि आप एक एक सवाल मेरे साथ साथ खुद सॉल्व करते चलेंगे, और जब भी आप सही करेंगे तो मेरी तरफ से खुद को आप अप्रिशिएट करेंगे, और जब गलत करेंगे तो मेरे तरफ से खुद को आप डांटेंगे और ये कहेंगे कि अब तुझे सवाल सही करना है। चलिए। आइए चर्चा बढ़ाते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने है, ये पढ़िए जरा सवाल को। अ पार्टिकल ऑफ मास m, पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q, ठीक है, इज प्लेस्ड एट रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड देन रिलीज्ड। अच्छी बात है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में इस चार्ज को रखा और उसके बाद आपने इसको रिलीज किया। द काइनेटिक एनर्जी अटेन्ड बाय अ पार्टिकल आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस y। देखो अब कितनी काइनेटिक एनर्जी अटेन कर लेगा। आप यहाँ पे फंडा लगाओ वर्क एनर्जी थ्योरम का, यानी वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो कि होता है काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब आपको दे रखा है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपको निकालना है, तो वर्क डन के बराबर होगी। अब ये बताइए कि वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लग रहा है मेरी जान इस पे, फोर्स इस पे लग रहा है QE, है ना, फोर्स कितना लग रहा है QE, और डिस्टेंस कितना है y, तो डायरेक्टली आंसर आपने दे दिया QEy। सिंपल, बोलिए हाँ या ना। डन है। चलिए अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, पढ़िए जरा सवाल को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड से कौन डिफ्लेक्ट हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से वही डिफ्लेक्ट होगा जिसके पास चार्ज होगा ताकि उस पर फोर्स लगे। तो इनमें से किसके पास चार्ज होता है, एक्स रे, गामा रे, न्यूट्रॉन्स के पास कोई चार्ज नहीं है, अल्फा पार्टिकल के पास पॉजिटिव चार्ज है। तो सीधी सी बात है कि अल्फा पार्टिकल पे एक रिपल्शन लगेगा, जैसे ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेंगे तो वो डिफ्लेक्ट होंगे। आसान सा सवाल था। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, ये एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग y डायरेक्शन, देन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो सीधी सी बात है, क्या कह रहा है ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस के तरफ मूव कर रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड
वाई डायरेक्शन में है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द वाई डायरेक्शन, और एक इलेक्ट्रॉन है ना, यानी कि एक नेगेटिव चार्ज माइनस ई मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के तरफ, इस तरफ ये मूव कर रहा है। तो बड़ी सीधी सी बात है कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अट्रैक्ट करेगी, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन का मोशन समझिए, इलेक्ट्रॉन का मोशन समझिए। इलेक्ट्रॉन जो है ना बेचारा, ये जा रहा था राइट में, जा रहा था ये राइट में, ये इधर जा रहा था, लेकिन इस पे एक फोर्स लगना शुरू हो जाता है इधर, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी इसकी और फोर्स इधर है, तो टिल्ट होगा और कुछ इस तरह का मोशन करेगा, यानी पैराबोलिक मोशन करेगा ये। ठीक है मेरी जान, क्लियर है ये? ठीक है, चलो अगला सवाल, आइए आइए जी, अगला सवाल पढ़िए सवाल को। The acceleration of an electron in an electric field, acceleration of an electron in an electric field of magnitude कितना दे रखा है, 50 वोल्ट पर सेंटीमीटर। If E by m value of the electron is this much is, आपको निकालनी है acceleration, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, E by m दे रखा है, ठीक है। अब देखो E यानी चार्ज, चार्ज अपॉन मास। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास। फोर्स क्या होता है? चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड यानी Q इंटू ई डिवाइडेड बाई एम। ई बाई एम आपको दे दिया, एक्सेलरेशन आपसे पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे दी, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? ई बाई एम यानी 1.7 इंटू 10 टू दी पावर 11 इंटू ई, कितनी है ई? 50, ठीक है। तो 50 इंटू 1.7 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा करके देखो यार, ये कितना आ रहा है? E by m वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस मच कूलम पर केजी। अच्छा, केजी में दिया है और वो वोल्ट पर सेंटीमीटर में दिया, तो वोल्ट पर मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। पहली बात तो ये है, वोल्ट पर मीटर में कन्वर्ट करना उसको। तो दिस इज गोइंग टू बी 50 वोल्ट पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को लिख दो 10 टू दी पावर -2। अब इसको करो, यानी 100 की टर्म चली गई, तो यानी इसका आधा हो जाएगा, है ना। यानी कितनी टर्म आ रही है? 30, 35, 38, 8.8 समथिंग इंटू 10 टू दी पावर 11, 12, 13, 14। ए इज द करेक्ट आंसर, करके देख ले, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कैलकुलेट करके देख लो, आ रहा है। करो जरा, नई कॉफी आ गई है, कॉफी उठा लूं? लो, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीने लगा हूँ मैं आजकल, मुझे देख के कोई भी फॉलो ना करे ये सारी चीज़ें, है ना। मेरे को कंटिन्यूसली बोलना पड़ता है, इसलिए मुझे पीनी पड़ती है कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी ऐसी एकदम। लेकिन मैं बिना शक्कर की पीता हूँ, नो शुगर। दिख रही तुमको? हाँ दिख रही, अलग जाएगी ज़्यादा करूँगा तो। ना शक्कर ना दूध। कैथोड रेज ट्रैवलिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंटर इनटू अ रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ टू साउथ। देखो अच्छा सवाल है, कैथोड रेज है, ठीक है, ईस्ट से जा रही है वेस्ट, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्थ से साउथ में, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्थ से साउथ में, ठीक है। क्या बोल रहा है? डिफ्लेक्शन ऑफ कैथोड रेज इज टुवर्ड्स, किस तरफ कैथोड रेज डिफ्लेक्ट होगी? अब देखो, कैथोड रे किस प्रकार की रे है आपको मालूम है? फास्ट मूविंग क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। हाँ हाँ सही बोल रहा हूँ ना, नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ रही है। अब आपकी कैथोड रे ईस्ट से वेस्ट की तरफ आ रही है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ आ रही है कैथोड रे, अट्रैक्ट हो जाएगी इसकी तरफ, यानी ये डिफ्लेक्ट होगी टुवर्ड्स द नॉर्थ, टुवर्ड्स द नॉर्थ, ठीक है। चलो अगला सवाल। आई थिंक कि ये सवाल हमने हाँ नहीं किया, ये सवाल नया सवाल है, करो। कल ऐसे ही एक सवाल किया था लेकिन ये अलग है।
टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, टू इक्वल एंड अपोजिट charges of masses m1 and m2 are accelerated in a uniform electric field through the same distance. Uniform electric field through the same distance. What is the ratio of the acceleration if the ratio of masses m1 is to m2 is 0.5? सिंपल सा सवाल है, आपसे क्या पूछा? रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशंस। एक्सेलरेशंस का रेशियो पूछा है a1 is to a2। एक्सेलरेशन होता है क्या? एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास। अब फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है F इक्वल टू क्यू ई। अब इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, यानी इनवर्स रेशियो ऑफ मासेस आ जाएगा, तो मासेस का रेशियो 1/2 है, एक्सेलरेशन 2:1 आ जाएगा। सिंपल, ठीक। चलिए अगला सवाल पढ़िए जरा, अगला सवाल क्या कह रहा है? An electron enters uniform electric field maintained by parallel plates and of value E per volt. With a velocity v meter per second, the plates are separated by distance d. The acceleration of electron in the field. Electron का acceleration आपको निकालना है. The acceleration of the electron in the field. ठीक है? क्या होता है मेरे भाई? एक्सेलरेशन होता है फोर्स डिवाइडेड बाय मास। फोर्स को आप लिख देंगे क्यू ई बाई एम। अब इलेक्ट्रॉन दे रखा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -e, तो आंसर इज 2। ठीक है सर, ये माइनस का क्या सिग्निफिकेंस है ये भी समझाता हूं। देख, मान ले कि ये दो प्लेट्स हैं, है ना? मान ले कि ये दो प्लेट्स हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज, एक पे नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये है इसकी वैल्यू ई। और यहां पे आपने लगा दिया एक इलेक्ट्रॉन, यहां पे आपने लगा दिया एक इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा मेरे भाई? इलेक्ट्रॉन भागेगा इधर। तो यदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका मोशन इसके अपोजिट होगा, इसलिए यहाँ पे हमने डायरेक्शन में रिवर्स लगाया है, माइनस का साइन लगाया है, अट्रैक्ट होगा ना उसकी तरफ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में है तो एक्सेलरेशन लेफ्ट में होगा। ठीक, चलिए अगला सवाल। अब ये सवाल मैं मानता हूं कि आप कर सकते हैं, यू हैव टू डू दिस योरसेल्फ, ट्राई इट योरसेल्फ। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m and charge q is released from rest. Charge particle of mass m and charge q is released from rest in uniform electric field E, neglecting the effect of gravity. The kinetic energy of the charged particle after t seconds. t seconds के बाद इसकी kinetic energy बतानी है। t seconds के बाद इसकी kinetic energy बतानी है। ठीक है, तो क्या कहते हैं भैया हम कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम में कि वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। और वही बात, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? वर्क डन के बराबर, है ना? और चलो इसमें वैसे हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। हम लोग काइनेटिक एनर्जी को लिख देंगे हाफ mv², v², और v को हम लोग क्या लिख देंगे? v को हम लोग लिख देंगे u प्लस at। एक्सेलरेशन को लिख देंगे q इंटू ई, है ना? v इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी। तो v² कितना बन जाएगा? q² e² t²। तो ये वैल्यू आ जाएगी हाफ m q² e² t²। ठीक है, ओ सॉरी, v इक्वल टू यू प्लस ए, सॉरी 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 सॉरी, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। देख लो। डन है। चलिए
चलिए चलिए चलिए, ये चर्चा बढ़ाते हैं, आ गई। An electron of mass m and charge q is accelerated from rest in a uniform electric field of strength E. Electron of mass m and charge q, electron of mass m and charge q accelerated from rest in uniform electric field of strength E. Velocity acquired by it as it travels a distance equal to d. अब देखो l डिस्टेंस पे वेलोसिटी निकालनी है, वही बात कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, है ना, और वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। बस यहाँ से आप लोग वेलोसिटी निकाल लेंगे। वर्क डन को आप लोगों ने कितना लिख दिया, फोर्स, फोर्स कितना है, इतना, इनटू डिस्टेंस एल, ठीक है, 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो, एम को डिवीजन में भेजो, रूट ले लो, दिस इज द एक्सप्रेशन, दैट मींस ए इज द करेक्ट आंसर। किस किस का हो चुका था ये, मतलब किस किस ने मुझसे पहले सही कर दिया था, कमेंट में बताना अपने सारे रिस्पॉन्सेज। कमेंट में अपने रिस्पॉन्सेज जरूर बताना। चलिए अगला सवाल। A particle of mass this much, 2 into 10 to the power minus 3 kg, and charge this much enters in an electric field of 5 volt per meter. Then its kinetic energy after 10 सेकेंड, उसकी काइनेटिक एनर्जी 10 सेकेंड के बाद आपको निकालनी है। देखो क्या कह रहा है ये, पार्टिकल ऑफ मास दिस मच, चार्ज दिस मच, enters in an electric field of this much, then its kinetic energy after 10 सेकेंड। देखो मास, ठीक है, चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, निकालना क्या है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है 10 सेकंड के बाद। तो क्यों ना एक काम करें कि वेलोसिटी निकाल लें 10 सेकंड के बाद, v इक्वल टू यू, v इक्वल टू यू, है ना, इनिशियल वेलोसिटी वगैरह कुछ बोली नहीं है, प्लस ए टी, एक्सेलरेशन कितना बन जाएगा, क्यू ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टी। यहां से आपको मिलेगी वेलोसिटी 10 सेकंड बाद की, टी की वैल्यू 10 रख दो, आपको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। दिस यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ, करो, अभी मैं समय दे रहा हूं, जल्दी करो, जल्दी कीजिए सभी लोग, साथ साथ में कीजिए, है ना, पॉज कर लो स्क्रीन को, आंसर निकालो। कितना बन गया है, क्यू की वैल्यू कितनी दे के रखी है, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ई की वैल्यू कितनी दे रखी है, ई की वैल्यू 5, ठीक है, डिवाइडेड बाई एम कितना दिया है, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू टाइम कितना दिया, 10 सेकेंड। तो ये वैल्यू कितनी बन गई, गया 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 2, है ना, 10 10 100, ओके। तो हाफ इंटू 2 बाय 1000 इंटू वी स्क्वायर यानी 10 टू दी पावर 4, 1 2 3 1 2 3 1 2, 10 इज द करेक्ट आंसर। किस किस का जवाब 10 था, बोलिए। चलिए बहुत बढ़िया। सेम टू सेम सवाल है, ये आप लोग खुद करेंगे, चर्चा बढ़ा रहे हैं आगे ही। देखो ये एक अलग सवाल है, पढ़ो इसको, क्या कह रहा है ये कह रहा है कि सिंपल पेंडुलम ऑफ टाइम पीरियड टी, एक सिंपल पेंडुलम है जिसका के टाइम पीरियड है टी, ठीक है, as a metal bob which is negatively charged if it is allowed to oscillate above the positively charged metallic plate। यदि ये एक पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल प्लेट के ऊपर ऑसिलेट करता है, ठीक है, तो इसके टाइम पीरियड के साथ क्या होगा। देखो बड़ी सीधी सी बात है,
सिंपल पेंडुलम है, ऑसिलेट कर रहा था, इसका टाइम पीरियड देके रखा था टी। इस पे आपने दे दिया नेगेटिव चार्ज, इस पे पूरे पे नेगेटिव चार्ज है, तो सीधी सी बात है कि इस पे अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा एक नीचे की तरफ एफ, ठीक है, एक नेट अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट ओवर एल बाय जी। जी की डायरेक्शन भी नीचे, इसके कारण जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो भी नीचे, ओवरऑल एक्सेलरेशन अफेक्ट होगा, बढ़ेगा, टाइम पीरियड घटेगा, तो आंसर आएगा लेस देन टी। करेक्ट आंसर इसका आएगा लेस देन टी। चलिए अगला सवाल पढ़ो, क्या कह रहा है। इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम इनिशियली एट रेस्ट, इलेक्ट्रॉन का मास दे रखा है, वो इनिशियली रेस्ट पे है। Move through a certain distance in uniform electric field in time t1. A proton of mass also initially at rest takes time t2 to move through an equal distance in the uniform electric field. Neglecting the effect of gravity, the ratio of t1 is to t2. t1 is to t2 का रेशियो निकालना है। देख भाई, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, ठीक है, और ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ठीक है। अब यदि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, तो सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रॉन पे लगेगा अट्रैक्शन, प्रोटॉन पे लगेगा रिपल्शन। आपको निकालना है टाइम का रेशो, दोनों इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल कर रहे हैं, आपको मालूम है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ठीक है। डिस्टेंसेस अगर इक्वल हैं, टाइम का रेशो निकालना है, सो टी ए टी स्क्वेयर इज बेसिकली कांस्टेंट, यानी ए वन टी वन स्क्वेयर है ना, इक्वल टू ए टू टी टू स्क्वेयर, या तो सिंपली टी वन बाई टी टू इक्वल टू रूट ओवर ए टू बाई ए वन, ठीक है। अब एक्सेलरेशन को आप क्या लिख देंगे, एक्सेलरेशन को आप लिख देंगे फोर्स डिवाइडेड बाई मास, ओके, यानी एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो रेशो आपका आ जाएगा m1:m2, पहले इलेक्ट्रॉन की बात करिए फिर प्रोटॉन की बात करिए, तो आंसर आएगा रूट एम ई अपॉन एम पी। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर टॉपिक पे हमने पूरे क्वेश्चंस कर लिए। अब आ रहे हैं अगले टॉपिक पे, आ रहे हैं अगले टॉपिक पे, अगले डिस्कशन पे, अगली चर्चा पे। काफ़ी अच्छे सवाल हैं इस पे भी, है ना। तो चलो पहले मैं सीधे क्वेश्चन से करवाता हूँ, क्या थ्योरी पढ़ा पढ़ा के मतलब वही वही बातें बार बार बताऊंगा, आपको मालूम है ऑलरेडी सारी चीज़ें। क्वेश्चंस करते हैं डायरेक्टली, क्वेश्चंस के थ्रू ही कॉन्सेप्ट्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा। चलो जरा पढ़ो सवाल को क्या कह रहा है। हाँ, ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, बड़ी अच्छी बात है। चार्ज Q, Q, Q are placed at the corners. The electric intensity at the point O. Electric intensity at the point O. O पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी है, बड़ी अच्छी बात है। सीधी सी बात है कि इक्वल चार्जेस आपने रखे हैं, तो सेंटर पे जो नेट फील्ड होगी, इधर इधर इधर, वेक्टर सम इसका 0। चलिए अगला सवाल पढ़िए जरा, अगला सवाल। पार्ट एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन आर मूविंग in uniform electric field. Electron and proton are moving in uniform electric field. The ratio of their accelerations, acceleration को आप लोग क्या लिखते हैं, फोर्स डिवाइडेड बाई मास, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज यूनिफॉर्म है, तो सीधी बात है इनवर्स रेशियो ऑफ दी मासेस हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दिया तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, दैट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, बोलो भाई। एक सेकेंड ना, हाँ जी चलो पढ़ो जरा सवाल क्या कह रहा है। इक्वल चार्जेस,
equal charges q are placed at the vertices A and B of an equilateral triangle ABC of side A, the magnitude of field at the point C. आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है ABC, आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है A, B एंड C, ठीक है। कितने कितने चार्जेस दे रखे हैं आपको, Q Q Q। C पॉइंट पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, C पॉइंट पे आपको नेट इलेक्ट्रिक, इसका नाम C दे दो, एक यहां दूजा यहां, तो ई नेट कितना बन जाएगा, ई नेट बन जाएगा √/E1² प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 इंटू cos 60 होता है 1/2, तो ये बन गया √3 टाइम्स ऑफ E, यानी कि √3 टाइम्स ऑफ KQ डिवाइडेड बाई L स्क्वायर, ठीक है। तो 3 इज द करेक्ट आंसर। डन है। चलिए, ये तो हो चुका है, ये तो डन है, चर्चा बढ़ा रहे हैं आगे। ये भी डन है, ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो पढ़ो जरा, सवाल क्या कह रहा है। अभी ये प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड है, ये जो है ये प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड है। देखो, ये कहलाती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ नजर आए ना, बिल्कुल इक्वली प्लेस्ड, बराबर बराबर डिस्टेंस। अगर आपके पास इस प्रकार की इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है तो ये है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डाइवर्जिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि पॉइंट चार्ज के थ्रू आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हम कैसे निकालते हैं, कोई भी एक रीजन पे ऐसे सर्कल बना दो, अब उस सर्कल में से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं उतनी ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो आप 1 और 2 रीजन को देखो तो 1 से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, इसलिए 1 की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम है, 2 की कम है, ठीक है। 1 की ज्यादा है, 2 की कम है। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में देख के आप बता सकते हैं ए और बी में से कि ए की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, ठीक है। चलिए, अब ये सिचुएशन देखिए। A metallic solid sphere is placed in a uniform electric field. Metallic solid sphere आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया, बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि द लाइन ऑफ फोर्सेस, अब ये ऐसे एंटर हो सकती है क्या, किसी भी एंगल पे पॉसिबल नहीं है। अभी अंदर जाके पता नहीं क्या डांस कर रही है, ये भी पॉसिबल नहीं है। हमेशा 90 डिग्री पे एंटर करेगी, 90 डिग्री पे लीव करेगी, 90 डिग्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंटर करेंगी और 90 डिग्री पे ही लीव करेंगी। सो 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज पे सवाल आया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस की इनमें से कौन सी एक प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व्स विदाउट ब्रेक्स, फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस कर्व्स हैं बिना ब्रेक के, ये तो बिल्कुल सही बात है, ये तो है प्रॉपर्टी। टू फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, ये बात भी सही है। फील्ड लाइंस स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज, ये बात भी सही है। They form closed loop, never possible. This is the answer. He is the correct answer. ठीक है, He is the answer because this is the wrong statement. ये कभी भी क्लोज लूप्स नहीं बनाते हैं, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये कॉन्जर्वेटिव फोर्स है, इट्स अ कॉन्जर्वेटिव फील्ड, कॉन्जर्वेटिव फील्ड होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। एंड आई होप कि आपको इसका मतलब याद है अभी तक। व्हाट इज अ कॉन्जर्वेटिव फील्ड, कॉन्जर्वेटिव फील्ड वो होती है जिसके द्वारा किया जाने वाला काम उसके पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। चलिए, आइए आइए अब चर्चा बढ़ाते हैं थोड़ी सी आगे, है ना। फील्ड वगैरह की बातें तो हमने करी, अब डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं। फ्लक्स की बात करते हैं, फ्लक्स की बात करते हैं। व्हाट इज फ्लक्स?
फ्लक्स क्या होता है मेरी जान? फ्लक्स सिंपली नंबर है। किसका? जिसके भी फ्लक्स की आप बात कर रहे हो। जैसे मान लो कि एक रेलवे स्टेशन पे, ठीक है, एक कॉरिडोर, एक दरवाजा है, उसमें से कुछ लोग एंटर कर रहे हैं, कुछ लोग लीव कर रहे हैं, तो आप निकाल सकते हो द फ्लक्स ऑफ पीपल एंटरिंग एंड लीविंग पर सेकेंड। कितने लोग एंटर कर रहे हैं, कितने लोग लीव कर रहे हैं पर सेकेंड, आप इसका फ्लक्स निकाल सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आप जो है मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हो। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ गिवन रीजन। तो अल्टीमेटली ये है क्या? अल्टीमेटली ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? नंबर है। हाँ, यानी कि एक स्केलर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड है सिर्फ। सो व्हाट इज दिस? दिस इज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ गिवन रीजन। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है। अब इसमें से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं। इस सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि बहुत सारी फील्ड लाइंस इसके अंदर से गुजर रही हैं। लेकिन अगर मैं इसको किसी एंगल पे ले लूँ, अगर हम लोग इसको किसी एंगल पे ले लें, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? हमको पहले इसके एरिया वेक्टर की चर्चा करनी पड़ेगी। ये है एरिया वेक्टर ए कैप, ओके, दिस इज द एरिया वेक्टर ए कैप। इनके बीच का एंगल थीटा, ओके, इनके बीच का एंगल थीटा। अब ये ई है, ये थीटा है, तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा है? ये ई का कॉस थीटा, ये ई का साइन थीटा है। तो आपके काम का कंपोनेंट कौन सा बन गया जो इसके अंदर से गुजर रहा है? वो है ई का कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो आप यहाँ पे बताएंगे मुझको कि फ्लक्स कितना है? फ्लक्स है ई का कॉस थीटा इनटू ए, यानी ई ए कॉस थीटा, यानी ई डॉट ए, ई डॉट ए, ओके। यूनिट क्या बन जाएगी इसकी? यूनिट बन जाएगी न्यूटन मीटर, सॉरी न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये बन गया फ्लक्स। क्लियर है बात? अब यहीं पे मैं आधे पेज पे कंप्लीट करूंगा गॉसेस लॉ, लेकिन उसके पहले फ्लक्स की चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, इसके बारे में एक बात और बता दूं कि हम लोग कन्वेंशन क्या लेके चलते हैं कि किसी भी सिस्टम में से फ्लक्स आउट जो है, मतलब जो बाहर निकल रहा है, उसको हम लेते हैं पॉजिटिव, और किसी भी सिस्टम में जो फ्लक्स एंटर कर रहा होता है उसको हम लेते हैं नेगेटिव। फ्लक्स इमर्जिंग आउट ऑफ द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव एंड फ्लक्स एंटरिंग द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव। और जो नेट फ्लक्स आपका होगा वो कितना बन जाएगा? इन दोनों का सम, इन प्लस आउट, ठीक है। चलो जरा तो एक दो बेसिक से सवाल पहले देख लेते हैं, फिर आगे की बातें करते हैं। पढ़िए जरा सवाल को, क्या कह रहा है? मेटालिक शेल, a metallic shell has a point charge q. A metallic shell has a point charge q kept inside its cavity. Which one of the following diagram correctly represents the electric lines of forces? देखो क्या कह रहा है ये, समझो जरा बात को। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक मेटालिक शेल है, इट हैज अ पॉइंट चार्ज q kept inside the cavity. कैविटी के अंदर आपने एक पॉइंट चार्ज प्लेस कर दिया। तो मान लेते हैं कि ये है कैविटी के भीतर एक पॉइंट चार्ज, ये है कैविटी के भीतर का पॉइंट चार्ज, ठीक है, अच्छी बात है। विच वन ऑफ द डायग्राम रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस? अब देखिए इनमें से कौन सा डायग्राम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे निकल सकती है कि किसी भी एंगल पे, नॉट पॉसिबल। सेम यहाँ पे भी किसी भी एंगल पे निकल सकती है, नॉट पॉसिबल। कैसे निकलेगी? जब भी ये किसी सरफेस को क्रॉस करेगी इट हैज टू बी परपेंडिकुलर। जब भी ये किसी सरफेस को क्रॉस करेगी इट हैज टू बी परपेंडिकुलर। बस यही कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। आइए अगले सवाल पे। आई अगला सवाल, अच्छा मिस हो गया था एक, ठीक है ना। तो देखो गॉसेस लॉ की भी चर्चा यहीं पे कर लेते हैं हम लोग। फ्लक्स की हमने बात करी, तो अब गॉसेस थ्योरम की भी बात करेंगे हम लोग यहाँ पे ही। गॉसेस 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 थ्योरम की भी बात करेंगे
अब आपने अभी तक क्या बताया है, अभी तक के धारावाहिक में, कि फ्लक्स जो होता है वो होता है ई डॉट ए, और अगर आप एक क्लोज्ड सरफेस के लिए बात करते हैं तो क्लोज्ड सरफेस के लिए फ्लक्स बन जाएगा इंटीग्रल ई डॉट ए या तो ई डॉट डी ए। ठीक है, क्लोज सरफेस के लिए क्या बन जाएगा, ये इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी है ना, ये हमको मालूम है अभी तक। अब गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ ये कहता है, गॉस लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास एक चार्ज है जो कि किसी सरफेस में एनक्लोज्ड है, अगर आपके पास एक चार्ज है जो कि किसी सरफेस में एनक्लोज्ड है, ठीक है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्रकार से बाहर निकल रही हैं, से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्रकार से बाहर निकल रही हैं, ठीक है। तो इसका जो फ्लक्स होगा फाई, दैट इज गोइंग टू बी, दैट इज गोइंग टू बी चार्ज एनक्लोज्ड, दैट इज गोइंग टू बी चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। तो आपने कह दिया कि जो टोटल फ्लक्स है दैट इज क्यू इन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये फ्लक्स सिर्फ चार्ज एनक्लोज पे डिपेंड करता है, इस बात पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है कि आपने ये जो गॉसेस सरफेस ली है वो किस प्रकार की ली है, वो आपने एक रेक्टेंगुलर या तो क्यूबिकल सरफेस ली है या कोई रैंडम शेप की ली है, स्फेरिकल ली है, वो गॉसियन सरफेस के शेप साइज फॉर्म पे डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ चार्ज एनक्लोज्ड पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यदि इन दोनों बातों को जोड़ दिया जाए, यदि इन दोनों बातों को कंबाइन कर दिया जाए तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा फाई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये है गॉसेस लॉ। अब इसी के बेसिस पे एक सिंपल सा चिंटू कैंडी सा सवाल आ रहा है, पढ़ो जरा सवाल को क्या कह रहा है, पढ़िए जरा सवाल को क्या कह रहा है ये। इफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग and leaving, if the electric flux entering and leaving an enclosed surface represents phi1 and phi2, the electric charge inside the surface will be, आपको चार्ज निकालना है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि फ्लक्स एंटरिंग एंड लीविंग, इन वाला फ्लक्स है phi1, इन वाला फ्लक्स है phi1, आउट वाला फ्लक्स है phi2, ठीक है। तो आपको मालूम है कि फ्लक्स आउट जो है वो हम लेंगे प्लस यानी प्लस ऑफ phi2, और फ्लक्स इन जो है उसको हम लेंगे नेगेटिव यानी माइनस ऑफ phi1। तो नेट कितना बन जाएगा मेरी जान, फाई नेट कितना बन जाएगा, फाई नेट बन जाएगा phi2 माइनस phi1। फाई नेट कितना बन जाएगा, फाई नेट बन जाएगा phi2 माइनस phi1, ठीक है। phi2 माइनस phi1, फ्लक्स 2 माइनस फ्लक्स 1, बहुत बढ़िया। अब ये जो नेट फ्लक्स है phi2 माइनस phi1, इसको आप क्या लिख देंगे, इसको आप लिख देंगे क्यू इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो क्यू इन कितना बन जाएगा, phi2 माइनस phi1 इंटू एप्सिलॉन नॉट, phi2 माइनस phi1 इंटू एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक। आसान सवाल था लेकिन अच्छा था, कई बार बच्चे गलती कर देते हैं इसमें, सिंपल से क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए चर्चा बढ़ाते हैं आगे। Consider the charge configuration of spherical Gaussian surface as shown in the figure. When calculating the flux of the electric field over the spherical surface, field will be due to, देखो ये क्या कह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, ये ऐसा पूछना चाह रहा है कि अगर आप लोग गॉसेस लॉ की बात करें तो वो होता है फाई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस या तो ई डॉट डी ए इक्वल्स टू क्यू इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है
ये होती है ड्यू टू ऑल द चार्जेस। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस, है ना। और यहाँ पे जो Q है, Q दिस इज ओनली ड्यू टू द एनक्लोज्ड चार्ज। अब देखो एनक्लोज चार्ज कौन सा है, Q1 माइनस Q2, यानी Q1 और Q2। और फील्ड किसके कारण होगी, वही बोल रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द सरफेस विल बी ड्यू टू ऑल द चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सभी के द्वारा आप वेक्टर सम लेते हैं, ठीक है। क्लियर है, अच्छी बात थी, लिख लो। लिख लिया सभी ने, चलिए बहुत बढ़िया। ये चर्चा बढ़ाते हैं आगे। पढ़ो जरा अगले सवाल को। अच्छा सवाल है, आसान सवाल है, क्या कह रहा है। आपके सामने एक सरफेस दे दी, आपके सामने एक सरफेस दे दी और आपको फ्लक्स निकालना है। क्या लग रहा है देख के, कई लोग कैलकुलेट करने लग जाते हैं लेकिन बाद में वो रियलाइज करते हैं कि भैया इसमें सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेम प्लेन में है। राधे राधे गुरुजी, राधे राधे। तो बताओ क्या है सही जवाब है? जीरो। तो हम भी तो यही कह रहे थे। क्या आंसर आएगा? ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आइए चर्चा बढ़ाते हैं आगे। अब क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड लेंथ एल। ओ हो, एक सिलेंडर आर रेडियस का, एल लेंथ का, is placed in uniform electric field E parallel to the axis. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E पैरेलल टू द एक्सिस। ये रही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E और ये है पैरेलल टू द एक्सिस, ठीक है। द टोटल फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। अब ये तो वापस वही बात आ गई कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगा दी तो जितना फ्लक्स एंटर करेगा उतना ही फ्लक्स बाहर भी निकलेगा। तो जो नेट फ्लक्स होगा मेरे भाई वो कितना हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। नेट फ्लक्स इज गोइंग टू बी जीरो, वाई नेट इज गोइंग टू बी जीरो। क्या, चलिए चर्चा बढ़ाते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने, इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब। तो ये मैंने बना दिया एक क्यूब, ये मैंने बना दिया एक क्यूब और मैंने कहाँ रख दिया चार्ज को, चार्ज मैंने रख दिया इसके भीतर। ये रहा चार्ज क्यू और इसकी साइड दे रखी है ए। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन वन ऑफ इट्स फेस। किसी एक फेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको निकालना है, किसी एक फेस के द्वारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको निकालना है। तो आप मुझको ये बताइए कि किसी मतलब कितने फेसेस हैं, पहले तो ये बताओ कितने फेसेस हैं, पहले तो ये बताओ। एक दो तीन चार पांच और छह, छह फेसेस हैं, है ना। तो एक फेस से जो फ्लक्स होगा वो टोटल कितना बन जाएगा, वो टोटल फ्लक्स का 1/6 बन जाएगा, यानी 1/6 टाइम्स ऑफ क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा, यानी ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए चर्चा बढ़ाते हैं आगे। पढ़िए जरा अगला सवाल। अरे पढ़िए, क्या कह रहा है सवाल। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द टोटल इलेक्ट्रिक flux through a cube when a charge 8q is placed at one of the corner of the cube। क्या, टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्यूब, जब आपने चार्ज 8q रख दिया एक कॉर्नर पे। अब आपको अच्छी तरह से मालूम है कि यदि ये क्यूब है, ठीक है, तो क्यूब के कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। यदि आपने क्यू चार्ज रखा है तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/8 टाइम्स ऑफ क्यू, और क्यू की वैल्यू 8q है ना। तो ये कितना आ जाएगा, सिंपली क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 2 इज द करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। चलो अब ये सवाल पढ़ो जरा तेज रफ्तार में, 1 मिनट का समय दे रहा हूं।
1 मिनट का समय दे रहा हूँ, पढ़िए जरा इस सवाल को। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, पढ़ो जरा इस सवाल को, है ना। मैं बैटरी चेंज कर लूँ। हाँ जी, आ रही है बस। चलो ठीक है। देखो क्या कह रहा है ये, क्या कह रहा था सवाल, सवाल कह रहा है कि आपको निकालना है द फ्लक्स लिंक्ड विद द प्लेन सरफेस ए इन यूनिट्स ऑफ वोल्ट मीटर। फ्लक्स लिंक्ड विद द प्लेन सरफेस ए, ठीक है। ए सरफेस के साथ कितना फ्लक्स लिंक्ड है इन यूनिट्स ऑफ वोल्ट मीटर। देखो यहाँ पे जो टोटल चार्ज इसके भीतर है वो क्यू है, बड़ी अच्छी बात है। और सरफेसेस इसके पास हैं, सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2 एंड सरफेस नंबर 3, ठीक है। अब आपको ये जो पूछ रहा है ये सिर्फ एक सरफेस से पूछ रहा है विद द सरफेस नंबर ए, है ना। और आपको दे रखा है फ्लक्स फाई इज एसोसिएटेड विद द सरफेस नंबर बी। तो टोटल फ्लक्स को आप लोग लिख दोगे सरफेस ए प्लस सी, है ना। तो उसको मैं फाई डैश ए का और फाई डैश सी का यानी 2 फाई डैश कह देता हूँ। और ये जो दूसरा वाला है दिस इज टोटल फ्लक्स, दिस इज टोटल फ्लक्स फाई टी यानी टोटल फ्लक्स, ठीक है। और बी सरफेस जो उसका फ्लक्स है फाई। तो जो फ्लक्स ऑफ ए है दैट इज टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स को आप कितना लिख देंगे, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, माइनस फाई, दिस इज टोटल फ्लक्स माइनस फाई। तो फाई डैश कितना आ जाएगा, 1/2 टाइम्स ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। किस किस का जवाब आ चुका था, चलिए बहुत बढ़िया, अच्छी बात है ना। तो अब एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ बचा है, थोड़ा सा ही बचा है, बहुत ज्यादा तो कुछ बचा नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने कल भी करवाया था, कल वर्बली ये क्वेश्चन करवाया था, है ना। तो अभी कर लो इसको, क्या बोल रहा है ये, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा पेनिट्रेट्स द क्यूब डायगोनली। अब देखो ये डायगोनली पेनिट्रेट कर रहा है, ये बॉडी डायगोनल है, बॉडी डायगोनल, ठीक है। और ये डायमीटर है, बॉडी डायगोनल और ये डायमीटर, ठीक। तो इसकी टोटल चार्ज कितना बन जाएगा इस केस में, हाउ मच इज द चार्ज एनक्लोज्ड। लैम्डा होता है चार्ज एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, तो ये बन जाएगा लैम्डा इंटू लेंथ, लेंथ इसकी है √3 टाइम्स ऑफ ए।
और इसका चार्ज कितना बन जाएगा, इसको Q1 इसको Q2 कह देता हूँ, इसका चार्ज कितना बन जाएगा, चार्ज इक्वल टू कितना बन जाएगा बोलो जरा, लैम्डा इंटू लेंथ, लैम्डा इंटू लेंथ कितनी है इसकी, 2 टाइम्स ऑफ ए। ठीक, आपको फ्लक्स निकालना है, फाई इक्वल टू ई डॉट ए इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाई वन इक्वल टू क्यू वन बाई एप्सिलॉन नॉट और फाई टू इक्वल टू क्यू टू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाई वन अपॉन फाई टू कितना बन जाएगा, फाई वन अपॉन फाई टू कितना बन जाएगा, क्यू वन अपॉन क्यू टू सिंपली। ठीक है, क्यू वन अपॉन क्यू टू, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर, दिस इज द करेक्ट आंसर। चलो तो अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है, आइए जरा कर ही लेते हैं ये भी। आपने कहाँ पे रख दिया, साइड पे रख दिया। अब आपको मालूम है कि जो साइड होती है उसकी कंट्रीब्यूशन 1/4 होती है ना, क्यों, क्योंकि एक ऐसा क्यूब इसके ऊपर होगा, एक ऐसा क्यूब इसके ऊपर होगा, एक ऐसा क्यूब इसके साइड में होगा और ये एक क्यूब यहाँ पे इसके नीचे है। ठीक है, तो कुल मिला के 4 क्यूब से ये शेयर हो रहा है, तो 1/4 ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। डन है, चल भाई, डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ रहा है तेरे से ये, फाई इक्वल टू ई डॉट ए न्यूटन पर कूलम्ब मीटर स्क्वायर, तो निकाल ले ML2 माइनस 2 इंटू L2 डिवाइडेड बाय कूलम, कूलम क्या होता है AT। ठीक है, तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा कितना, ML3T माइनस 3A-1, यानी B इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तो अब एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ हम करेंगे कल के सेशन में। आपका काम है इसमें जो 2-3 सवाल ये मैं छोड़ के जा रहा हूँ आपके लिए, आपको करने हैं। अब जैसे ये सवाल आपसे नहीं बनेगा, इसकी चिंता नहीं करनी, क्योंकि एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ पे तो जो नहीं बनेगी, आखिरी के 3 सवाल एप्लीकेशन पे हैं, ये छोड़ देना। ये तुमसे बन सकता है, ये तुमसे बन सकता है, हिंट भी दे देता हूँ, फाई इक्वल टू ई डॉट ए, ई और ए का डॉट प्रोडक्ट ले ले, काम हो जाएगा तेरा। ठीक है, मिलते हैं कल के सेशन में। ईमानदारी से सारे सवाल करना, रिवाइज करना और कल मुझको मिलना। ठीक है, और मुझे ये भी बताना कि रिकॉर्डेड में आपका एक्सपीरियंस कैसा था। अगर मान लो कि आपको ये लगता है कि सर रिकॉर्डेड ज़्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि लाइव में कई बार कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स आ जाते हैं, वो लोग बदतमीजी करते हैं, हम तो सर यहाँ पे अपनी स्पीड एडजस्ट करके पढ़ सकते हैं। तो आप ये भी मुझे बताइएगा, अगर आप ये चाहते हैं कि आने वाले जो वन शॉट की सीरीज़ है, मैं डिटेल्ड वन शॉट की सीरीज़ ला रहा हूँ, और मैं इसमें भी आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपके लिए मैं खड़ा हूँ, आपके लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो यदि आप चाहते हैं कि डिटेल्ड वन शॉट की जो सीरीज़ है वो हम रिकॉर्डेड लाएं, तो आपको ए टाइप करना है। और यदि आप ये चाहते हैं कि जो सीरीज़ है वो लाइव आए, वन शॉट वाली, डिटेल्ड वन शॉट की, तो आपको बी टाइप करना है। ठीक है, डन है, चलिए तो फिर ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू।